चलिए दोस्तों, तो आज हम जानते हैं 10 क्लास का रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण चैप्टर 1। तो हम देखते हैं इसमें रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के बारे में बताया गया है इस चैप्टर को, अगर आप अध्ययन किए होंगे तो चलिए हम आज मुख्य टॉपिक लेंगे जिस पे क्वेश्चंस और आंसर होंगे। ओके, तो आप नोट भी कर लीजिएगा, बाकी सारा कुछ मैं डाल दूंगा आपको PDF में, और आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो देखिए, कोई भी अभिक्रिया, जैसे कि आप एक काम ऐसा कीजिए कि आप खुद से आंसर बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जैसा कि रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया हमने पहले प्रश्न और आंसर पढ़ते हैं, उसके बाद मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आप चावल बनाते हो तो चावल को उबालते हैं, जिससे क्या बन जाता है, वो उबला हुआ चावल बन जाता है जिसे हम खा सकते हैं। तो उसके गुण में भी परिवर्तन हो गया और उसकी पहचान भी बदल गई। ओके, तो इसी तरह से मतलब कोई भी प्रक्रिया जिसमें वो बदल जाए उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके गुण में परिवर्तन हो जाए या उसका रंग रूप बदल जाए। अभिकारक, चलिए अभिकारक जैसे कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। मतलब जैसे हमने चावल बनाया, चावल में क्या क्या लिए, हम चावल लिए, पानी लिए, तो इसमें ये पानी और चावल क्या हुआ, अभिकारक हो गया। अब उत्पाद में क्या बना भाई, तो उत्पाद में बनेगा ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है उन्हें उत्पाद कहते हैं। ओके, तो इसके लिए हम ये देखेंगे कि उत्पाद बन गया, यानी कि चावल बन के तैयार हो गया, तो वो हो गया उत्पाद, यानी कि वो रेडी हो गया। ओके, उदाहरण के लिए भोजन का पचना, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। अब दूध दही बन जाता है, लोहे नए होते हैं जो जंग लग जाता है। हम सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे कितना अच्छा परिवर्तन हो रहा है। एग्जाम्पल देखिए, हमारे सामने है सब कुछ, बस हमें बनाना है उसको। ओके, अब चलिए हम देख लेते हैं आगे कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं चाहूँगा ये चीज़ हाईलाइट करना, लेकिन नहीं हो रहा है, कोई ना, चलिए देखते हैं। ओके, तो रासायनिक अभिक्रिया के प्रेक्षण। ओके, अवस्था में परिवर्तन, मतलब जिसने मैंने कहा कि चावल बन जाता है। रंग में परिवर्तन, ओके, तापमान में परिवर्तन, गैस का उत्सर्जन, जैसे सांस लेते हैं। ओके, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं कि रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित करना। तो रासायनिक परिवर्तन को प्रदर्शित कैसे कर सकते हैं, तो देखिए जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है। यहाँ पे थोड़ा ये धुंधला दिख रहा है, बट जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया गया है। अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे बन क्या रहा है, अभिकारक के रूप में जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, तो प्रतिफल हमें, मतलब उत्पाद क्या मिला, प्रतिफल, यानी कि उसके बाद जो फल मिलता है। तो समीकरण जो हम अभिक्रिया कराएं उससे मिला हमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल में से क्या हाइड्रोजन अलग हो गया और सल्फेट और जिंक मिल गया एक में। ओके, तो जिंक सल्फेट बन गया और हाइड्रोजन। ओके, आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं। चलिए, रासायनिक समीकरण तो हमने देख लिया, एक बन गया ये ऊपर, लेकिन रासायनिक समीकरण कहते किसको हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पाद के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि जिससे हम, मतलब जिसे संकेत में लिखते हैं
सूत्रों में लिखते हैं उसी को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ओके, रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर नीचे और दर्शाया जाता है। मतलब ऊपर नीचे दर्शाने का मतलब ये है कि तीर से हम इसलिए दर्शाते हैं कि अभिकारक किस तरफ है, प्रतिफल किस तरफ है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। ठीक है, संतुलित करने में ये चीज़ है कि हमें जो संतुलन, यानी कि अगर हम तराजू एक ले रहे हैं मान लीजिए, और अगर एक तरफ 1 केजी कोई सामान है और दूसरी तरफ कुछ नहीं है या कुछ थोड़ा सा है, तो उसे बराबर करना, मतलब संतुलन मतलब बराबर करना। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे आपने ऊपर भी देखा कि ये जिंक और हमने जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल लिया था, जिसमें जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन गया। लेकिन वहाँ अगर देखा जाए तो वहाँ पे वो बिल्कुल संतुलित है। और कैसे संतुलित है अगर आप देखें तो देखिए, तो यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे Zn है जो कि एक है उसमें, और H2 है, तो H2 और H2 बराबर हो गया, Zn बराबर हो गया, SO4 बराबर हो गया, तो इसलिए संतुलित है। अब ये एक एग्जांपल देखते हैं नीचे हमारा पहला चरण संतुलन का। ठीक है, जिसमें रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। चलिए, बॉक्स नहीं बनाएंगे हम आपको ऐसे समझाएंगे कि आप इजीली बना सकें। ठीक है, एक बार में ही या 2 बार में ही, इतना ज़्यादा वो करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये आप कर सकते हैं चरण 1 चरण 2। इससे क्या होगा कि आपके पेजेस भरेंगे, उससे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। ठीक है, चरण 1 लिखिए कि हाँ मैंने रासायनिक समीकरण लिख करके और फिर संतुलित किया। तो इस तरह से Fe हम जैसे पहले को लिख देंगे कि Fe को संतुलित किया, तो Fe यहाँ पे क्या है, 1 है, और उस तरफ क्या है, उत्पाद की तरफ Fe2 है। तो हम क्या करेंगे, Fe को यहाँ पे क्या करेंगे, 2 को यहाँ लगाएंगे, 2Fe कर देंगे। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ये अलग बनाया है, वो अलग बना समीकरण, क्योंकि हम बना सकते हैं अलग अलग। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये आप जैसे मतलब इसको बराबर कीजिए, आप जैसे कर सकते हैं। ओके, तो इसको मैं आपको बताऊंगा एक बना करके अगले वीडियो में। ठीक है, और समझा दूंगा। आगे हम चलते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। ठीक है, तो पहला देखते हैं संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। मतलब कि 2 अभिकारक मिल करके, अभिक्रिया वाले अभिकारक मिल करके एक उत्पाद बनाएगा। ठीक है, जैसे हमने बोला पानी और चावल मिलकर क्या बन गया, चावल बन गया, वो उबला हुआ चावल मतलब बन गया, सॉरी। तो अब मान लीजिए कि रोटी अगर बनाना हो हमें, तो हम क्या करते हैं, आटे में पानी डालते हैं, तो पानी और आटा दोनों मिक्स हुआ। ठीक है, जिससे रोटी बन जाता है। तो हम देखिए उसका एग्जांपल भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि A+B, आप देखेंगे यहाँ पे तो दिया गया है एग्जांपल में कि A+B बराबर हो जाता है C, यानी कि A और +B मिल के क्या बनाया, C बनाया। ठीक है, जैसे कोयले का दहन, अगर C+O2 करेंगे CO2, अगर दहन में क्या मिला हमें, CO2। जल का निर्माण 2H2O + O2, ओके, तो क्या मिला, 2H2O, राइट। तो इस तरह से, और यहाँ ये देखिए संतुलित भी है, ये C1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, 2 है, ये 2H2O है। 2H2O का मतलब क्या हुआ, 2H2O + O2, यानी कि 4 है H और O है 2। तो यहाँ अगर हम देखते हैं, यहाँ लगाते हैं 2, तो इसका मतलब होता है कि 2H2O, यानी 2 O के साथ भी है। ओके, चलिए अब अगला समीकरण देखते हैं। अगला मतलब समीकरण देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो दिया हुआ है CaO, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, और H2O, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O को मिलाएंगे, यानी बुझा हुआ चूना,
जिसे हम कहते हैं। तो ये दोनों को मिलाने पे क्या बना हुआ है, बिना बुझा हुआ चूना, सॉरी, ये जो है बिना बुझा हुआ चूना है। ओके, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड और और जल दोनों अलग हैं। अब यहाँ पे बुझा हुआ चूना बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन दोनों को मिला देना होगा, यानी कि अभिक्रिया कराना होगा। तो क्या बनेगा, Ca होल कोष्ट अंडर 0H2 का मतलब, तो ये हो गया अब हमारा बुझा हुआ चूना का सूत्र। ठीक है, तो इस तरह से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया, जिस अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्सर्जन होता है, यानी कि ये कह रहा है कि जिस अभिक्रिया में उत्पादन के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा, यानी कि अगर मतलब जैसे कि हम चावल बना रहे हैं, उसमें से भाप निकल रहा है, उत्पाद बन रहा है, साथ में भाप निकल रहा है, तो ये ऊष्मा निकल रहा है। ठीक, रोटी बनाते हैं, रोटी फूलता है, देखते हैं उसमें गैस निकलता है, यानी कि अगर वो हाथ पर लग जाए तो बहुत जलन देता है, यानी कि वो बहुत ज़्यादा ऊष्मा युक्त है। ओके, तो वैसी तरह से सांस हम लेते हैं, छोड़ते हैं, तो ऊष्माक्षेपी का ये भी एक उदाहरण है, बहुत अच्छा। ठीक है, प्राकृतिक गैस का दहन, जैसे कि CH4O2। ओके, और इसका दहन हम अगर कराते हैं तो क्या बनता है, CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा। ओके, चलिए, ये है मेथेन और ऑक्सीजन अगर मिलाएंगे हम तो बनेगा CO2 अलग हो जाएगा और H2O बन जाएगा। ये देखिए जल बन जाएगा भाई। इसका प्रयोग हम करेंगे इस महीने के लास्ट तक, दिवाली तक ना करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, नहीं तो अगले महीने करेंगे पक्का। प्रयोग वाला अभी सामान है नहीं, तो हम करके देखेंगे। प्लस ऊष्मा निकला। ठीक है, तो आगे देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूट कर 2 या उससे अधिक उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, एकल उत्पाद मतलब कि एक उत्पाद जो है टूट जाता है, विभाजन हो जाता है। वियोजन मतलब विभाजन हो जाता है। जैसे कि हम कह सकते हैं नॉर्मल एग्जांपल दिया जाए तो ऊष्मा भी निकलना चाहिए ना। हाँ, पानी भी ले सकते हैं एक तरह से हम एग्जांपल के लिए, कि पानी को अगर बर्फ़ जमा दो तो बर्फ़ भी बन गया और फिर पानी भी बन गया। या ये नहीं ले सकते हैं, कुछ और लेना पड़ेगा जो कि एक उत्पाद हो और डिफरेंट चीज़ें बना दें एक ही चीज़ से। हाँ देखिए, ले सकते हैं हम उदाहरण रोटी का, आटे का, गूदा हुआ आटा का। अगर गूदा हुआ आटा से हम क्या बनाना चाहें, रोटी बनाना चाहें, रोटी भी बन जाएगा, या पूड़ी बनाना चाहे, पूड़ी भी बन जाएगा। ठीक है, यानी 2 चीज़ें बन जाएं उससे, 2 चीज़ों में अलग हो जाए। ओके, ऊष्मीय वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन। ओके, जैसे फेरस सल्फेट में अगर हम अलग करेंगे इसको तो फेरिक ऑक्साइड बनाएगा और सल्फ़र को अलग कर देगा। ओके, चूना पत्थर को अगर हम अलग करेंगे तो बुझा हुआ चूना बनेगा। ओके, और CO2 अलग हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रकाशीय वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन। आप देखे होंगे कि हम क्या करते थे पहले, बहुत पहले, अब तो बहुत ख़त्म हो गया। हम लोग पेंसिल बैटरी लेते थे, उसमें ना वायरें जोड़ करके और नमक और पानी का घोल बना के उसमें डाल देते थे और रख देते थे। उससे क्या होता था, हमारा लाइट जलती थी, यानी चार्ज होता था वो। ठीक है, जिससे हमारा लाइट चलने लगा था। तो ये प्रकाशीय वियोजन हो गया। इसमें लिया गया है देखिए चांदी, क्योंकि चांदी सबसे अच्छा चालक होता है विद्युत का। ओके, सिल्वर क्लोराइड के सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में धूसर रंग में बदल जाता है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में होता है। वाह, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ऊष्माशोषी अभिक्रिया।
जिन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश का विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए यानी कि एक को तोड़ने के लिए, जैसे यहाँ पे AgCl, यानी कि यहाँ पे तोड़ रहा है तो क्या बन रहा है, प्रकाश से तोड़ रहा है तो क्या बन रहा है, Ag अलग हो रहा है, Cl अलग हो रहा है। ओके, यानी सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड से सिल्वर और क्लोरीन अलग हो जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन वही हो गया कि विस्थापित कर देना, अलग अलग कर देना। ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया जिसमें 2 अभिकारक भी हो और 2 उत्पाद भी हो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल। उपचयन और अपचयन, ये बहुत बढ़िया है। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ठीक है, और इसका दूसरा है कि जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि एवं हाइड्रोजन का ह्रास होता है अथवा दोनों में, तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जब ह्रास होगा ऑक्सीजन का या हाइड्रोजन का तो उसे उपचयन कहेंगे। ठीक है, और अपचयन में जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है जबकि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, यानी हाइड्रोजन की वृद्धि होगी तो क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। ओके, दैनिक जीवन में उपचयन और अभिक्रियाओं का प्रभाव। संक्षारण यानी क्या होता है, संक्षारण यानी कि जंग लगना। जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्र या अम्ल से के साथ अभिक्रिया करके उसकी ऊपरी परत पर कमज़ोर हो जाती है उसे क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। ठीक है, जंग लगना। इसको बचाव के लिए एसिड लेपन किया जाता है या विद्युत लेपन किया जाता है, पेंट किया जाता है, संक्षारण किया जाता है। विकृत गंधिता तो विकृत गंधिता वसायुक्त और तेलीय खाद्य पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं जिससे उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। इसे विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता रोकने के उपाय। प्रतिऑक्सीकारक का उपयोग करके वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा शीतलन प्राप्त करना। ओके, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि हम किसी पैकेट में मान लीजिए कोई सामान रख दिए और उसका पूरा एयर निकाल दिए जिससे वो वैक्यूम बन गया। अब उसमें ना ऑक्सीजन रहेगी ना कोई हवा रहेगा, तो कोई जीवाणु या कुछ भी अभी वहाँ उत्पन्न नहीं लेगा जल्दी, जिससे क्या होगा, वो हमारा काफ़ी दिन तक अच्छा रहेगा कोई भी सामान। ओके दोस्तों, चलिए आगे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग के लिए और पूरा अच्छे से तैयारी कीजिए।